अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान अली फ़नी वर्ल्ड जोग्राफ़ी विद इरफान के साथ आपके सामने हाजिर है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी वर्ल्ड जोग्राफ़ी के ओवरव्यू पर और हमने तमाम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, हमने समंदरों के बारे में जाना, हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना, दुनिया की जो डिफरेंट डेमोग्राफीज़ हैं उनके ऊपर भी हमने आपको एक ओवरव्यू दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं जी आपके साथ जो हमने 7 कॉन्टिनेंट पढ़े थे, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। उसमें से हमने आज सिलेक्ट किया है एक कॉन्टिनेंट, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें आप भी आबाद हैं, जिसमें मैं भी आबाद हूं, जिसमें एशिया के तकरीबन 48 कंट्रीज आबाद हैं। जी हां, एक नहीं दो नहीं, 48 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, और वो कॉन्टिनेंट है जी एशिया। एशिया जो है जी, ये अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें और ग्लोब के पूरे सरफेस में से 8% जो टोटल सरफेस ऑफ द ग्लोब है उसको एशिया ने कवर किया हुआ है। और जब हम लैंड की बात करें तो एशिया ने 30% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ जो है वो एशिया ने कवर किया हुआ है। और जब हम आबादी की बात करें तो आबादी के एतबार से 4.5 बिलियन पीपल आर इनहेबिटेंट इन एशिया। ये कोई छोटा रीजन नहीं है, 4 अरब के करीब। और अगर आप पूरी दुनिया की आबादी का तज़किरा करें तो 7.2 बिलियन की ये दुनिया है, और 7.2 बिलियन की इस दुनिया के अंदर 4.5 बिलियन जो लोग हैं वो एशिया में रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 10 में से 6 लोग जो हैं वो एशिया में रहते हैं। तो एशिया की जब हम बात करते हैं कि जो एशिया है ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड जो है या पॉपुलस जो है वो रीजन है। अगर हम कंट्रीज को देखें तो एरिया वाइज रशिया दुनिया एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसके बाद चाइना दूसरे नंबर पे आ जाता है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो जो चाइना है वो पहले नंबर पे एशिया में फॉल करता है, और जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे फॉल करता है। और ये दोनों मुल्क हैं, चाइना और इंडिया, ये दुनिया के वाहिद दो ममालिक हैं जिनकी आबादी के 7 बिलियन का हिस्सा आ जाता है। मतलब 1 अरब से भी ज्यादा आबादी है इन दोनों ममालिक की। और इसके अलावा 2 और मुल्क ऐसे हैं, रशिया और चाइना। जी हां, ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जो मोस्ट शेयरिंग बॉर्डर कंट्रीज हैं। मतलब रशिया के साथ भी 14 ममालिक का बॉर्डर लगता है और चाइना के साथ भी 14 ममालिक अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो एशिया है ये इंतहाई डेमोग्राफी के एतबार से, जोग्राफी के एतबार से और हिस्ट्री के एतबार से इंतहाई यूनिक, अनोखा, निराला और इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है जी इस जमीन का। और इस एशिया के अंदर 12 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री से मुराद मैंने आपको बताया था कि ऐसे ममालिक होते हैं कि जो चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए होते हैं और उनके साथ कोई सी ना लगता हो। कुछ ममालिक ऐसे भी लैंड लॉक्ड हैं जिनके साथ कोई ना कोई लेक जरूर लगती है, वहां पे कोई लेक है, कोई स्ट्रीम है, कोई रिवर है। उनको हम लैंड लॉक्ड इसलिए कहेंगे कि क्योंकि उनके साथ कोई समंदर नहीं लगता है। तो ऐसे तमाम ममालिक लैंड लॉक्ड होते हैं जहां आपके साथ कोई समंदर ना लगता हो, जिसको हम सी कहते हैं। ओशन और सी में हमने फर्क पढ़ा था गुज़िश्ता अपनी वीडियो के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एशिया की लोकेशन को। अगर आप ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब के ऊपर जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान में आपको एशिया का कॉन्टिनेंट नजर आता है। मतलब एशिया के ईस्ट के अंदर पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ के अंदर आपको आर्कटिक ओशन नजर आता है, नीचे आप देखो तो इंडियन ओशन आपको नजर आता है। 3 तो हमने कवर कर लिए। अब जब हम चौथी साइड पे जाते हैं तो वहां पे यूरोप है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं? एक बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि कोई डिफाइनिंग बाउंड्री नहीं है कि ये यूरोप है और ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये एशिया है। कुछ समंदर हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ रिवर्स हैं जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से अलग करते हैं। तो उनके अंदर यूरल माउंटेन्स जो हैं, यूरल रिवर जो है, कॉक्सस माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से स्विज कनाल निकलती है। स्विज कनाल जो है वो रेड सी में आती है। रेड सी जो बाबुल मंदीब एक स्ट्रेट है, एक पानी पूरे का पूरा जो है ये रीजन अफ्रीका से एशिया को अलग करता है। और ये जो मैंने आपको कॉक्सस माउंटेन्स के बारे में बताया, यूरल माउंटेन्स के बारे में बताया, ये वो माउंटेनियस रीजन है जो यूरोप को एशिया से अलहदा करते हैं। अफ्रीका
और एशिया के अंदर एक मुल्क ऐसा है जो लोकेट तो अफ्रीका में करता है लेकिन एशिया में आता है, उसको हम इजिप्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट के अंदर ममालिक है वो टर्की है और उस जो यूरोप का भी हिस्सा है और एशिया का भी हिस्सा है। और इसी तरह से जो रशिया है, क्योंकि वो लैंड वाइज सबसे बड़ा मुल्क है एशिया का, बल्कि पूरी दुनिया का, लिहाजा उसका भी जो लैंड का एक पोर्शन है वो यूरोप में फॉल करता है और इसको यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरेशिया का मतलब यूरोप एशिया दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, यूरेशिया। तो आगे हम बढ़ते हैं जी। हमने अभी पढ़ लिया कि ये लोकेट कहां पे करता है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं एशिया के बारे में, जो आपके लिए दिलचस्पी का बहस भी होंगे और वो तमाम बच्चे जो CSS कर रहे हैं, PMS कर रहे हैं, PCS दे रहे हैं और इंटरव्यूज के अंदर जिनसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी का हामिल होगा जी। तो सबसे पहले हम एशिया को कुछ रीजन के अंदर डिवाइड करेंगे समझने के लिए। सबसे पहले एशिया को आप ईस्टर्न रीजन के अंदर आप मैप में देख रहे होंगे। ईस्टर्न रीजन के बाद सेंट्रल एशिया आ जाता है, सेंट्रल एशिया के नीचे साउथ एशिया आ जाता है जहां पे पाकिस्तान और इंडिया भी है, साउथ एशिया के साथ मिडिल ईस्ट का इलाका आ जाता है और साइड पे जब आप मैप पे देख रहे हैं वहां पे आपको साउथ ईस्ट एशियन नेशन नजर आ रही हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, वो सारे के सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं तो ईस्टर्न एशिया के अंदर चाइना सबसे बड़ा मुल्क है और वो चाइना है जिसके अंदर सबसे बड़ा दरिया भी जो है वहां से बहता है। उसके ऊपर मंगोलिया है और मंगोलिया के अंदर आपको जो गोबी डेजर्ट है एशिया के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा वो डेजर्ट है, सहारा है, उसको गोबी कहते हैं। एक और आपको मैं टिप्स दूं, मंगोलिया और गोबी, मंगोलिया के अंदर भी गो का लफ्ज आता है, गोभी के अंदर भी गो का लफ्ज आता है, लिहाजा मंगोलिया के अंदर गोभी मौजूद है। तो बहुत सारे ये सवाल क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं तो कुछ टिप्स अगर जहन में हो तो आपको याद रह जाती हैं बातें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया के अंदर जो लैंड लॉक्ड रीजन है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एशिया के अंदर कौन सा ऐसा रीजन है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब उसके साथ कोई भी संबंध नहीं लगता। अगरचे वहां पे हमें कैस्पियन सी और एरल सी नजर आता है लेकिन ये सीज कहने के हद तक सीज हैं लेकिन ये लेक हैं, ये आपने बात समझनी है। कैस्पियन सी एक लेक है और ये सबसे बड़ी लेक है एशिया के अंदर। इसको सी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ कोई ओशन नहीं लगता है, सी हमेशा, और ये जो क्योंकि चारों तरफ से जो कैस्पियन सी है ये लैंड ने इसको कवर किया हुआ है, लिहाजा ये एक लेक कहलाती है। पढ़ने में हम इसको सी पढ़ते हैं। तो सेंट्रल एशिया के अंदर कैस्पियन सी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है और एरल सी आपको नजर आती है और कजाकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, साउथ एशिया में नजर आता है। साउथ एशिया के बारे में मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और अब अफगानिस्तान भी सार्क कंट्री में शामिल हो चुका है। तो ये सारे के सारे जो ममालिक हैं ये एशिया में फॉल करते हैं और इसमें भी बहुत सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो माउंट एवरेस्ट, जमीन का सबसे बुलंद तरीन जो जगह है माउंट एवरेस्ट, वो चाइना और नेपाल के दरमियान में जो हिमालय के पहाड़ हैं वहां पे हमें वो नजर आती है। तो दुनिया की जो टॉप बुलंद तरीन चोटी है वो भी एशिया के अंदर फॉल करती है। और मजे की आपको मैं बात बताऊं, जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट है समंदर का वो भी मारियाना ट्रेंच पे है और मारियाना ट्रेंच भी पैसिफिक ओशन में, वो ओशन जो कि ईस्टर्न साइड पे एशिया को कवर किए हुए है। तो दुनिया की डीपेस्ट जो जगह है वो भी एशिया में मौजूद है और दुनिया का जो टॉपेस्ट बुलंद तरीन मुकाम है वो भी एशिया में मौजूद है। और जो कैस्पियन सी है वो, अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि डीपेस्ट लेक कौन सी है, तो कैस्पियन सी डीपेस्ट जो लेक है एशिया के अंदर वो कैस्पियन सी है। और उसके बाद हम बात करते हैं जी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो कि आज पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मौजूद बहस बना हुआ है और वहां पे सऊदी अरेबिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो पर्शियन गल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मिडिल ईस्ट है वहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान दो बड़ी ताकतें हैं। अगर आप देखें सऊदी अरेबिया और ईरान का जो रकबा है वो बाकी तमाम ममालिक से आपको ज़्यादा नज़र आता है और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ जो है नाजरीन, यहाँ पे स्टेट ऑफ हरमूज है। स्टेट ऑफ हरमूज जो है वो ईरान और ओमान के दरमियान में आती है। ये 33 किलोमीटर की वाइड एक वाटर चैनल है। यहाँ से जो टैंकर हैं वो ऑयल लेके अपने दूसरे पूरी दुनिया के अंदर, जैसे इंसान के जिस्म के अंदर दिल जो है वो पूरे जिस्म में वेन्स के ज़रिए से ब्लड लेके जाता है,
तो जो वो जो स्ट्रिप है पानी की, वहां से वो सारे का सारा जो ऑयल है वो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री तक जाता है। तो ईरान क्या करता है, वो जब भी उसके मामलात कशीदा होना शुरू हो जाते हैं अमेरिका के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको वो कवर कर लेता है, वो उसको बंद कर देता है। जब वो बंद कर देता है तो पूरी दुनिया जो है वो गल्फ, जो पर्शियन गल्फ है, वहां पे जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। और जब वो रास्ते बंद हो जाते हैं तो पर्शियन गल्फ के जितने भी ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है और इधर ईरान है, वहां से ऑयल तक वो रसाई ममालिक हासिल नहीं कर सकते। तो ये मिडल ईस्ट है। और मिडल ईस्ट के साथ हम आगे जा बढ़ते हैं तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। आपको ऊपर सबसे रशिया, फिर चाइना, चाइना के नीचे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नीचे समंदर में आपको बहुत सारे ममालिक नजर आते हैं, जिसके अंदर जब हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है तो इंडोनेशिया है। और सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है तो वो भी इंडोनेशिया है पॉपुलेशन के एतबार से। उसके बाद हम रशिया, काजाकिस्तान एंड टर्की ऐसे ममालिक हैं जो कि एशिया में भी हैं और उनके कुछ लैंड जो है वो यूरोप के अंदर भी है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जो कि अफ्रीका के अंदर है, लेकिन इसको हम एशिया के अंदर पढ़ते हैं कि ये एशिया का एक मुल्क है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, और वो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट सिटी, चाइना का शहर शंघाई जो है जी, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, पॉपुलस सिटी है। 24 मिलियन पीपल जो हैं जी वो चाइना के इस शहर में रहते हैं। और टोक्यो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन जो हैबिटेंट्स रखता है वो शहर है। और कनाडा की आबादी हो और टोक्यो की आबादी, ये टोक्यो की बल्कि कनाडा से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा करें कितने कितने जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं वो भी एशिया में मौजूद हैं, और बेयरली जो पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वो भी एशिया के अंदर मौजूद हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जो स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया का वो है मालदीव। Asia smallest country which is total consist of more than 1190 आइलैंड, 1190 आइलैंड पे मालदीव बेस करता है। और सबसे बड़ा जो बिगेस्ट आइलैंड है वो है जी बोर्नियो। बोर्नियो साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा आइलैंड है जिसके ऊपर 3 मुख्तलिफ ममालिक हैं जो क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। इंडोनेशिया, ब्रुनाई और मलेशिया जो बोर्नियो जो एक आइलैंड है उसके ऊपर ये क्लेम करते हैं जी। एशिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है यांगत्से रिवर जो चाइना में मौजूद है, और इट इज द 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एशिया का सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट रिवर है, और अमेज़न और नाइल रिवर के बाद इसका नंबर आता है। क्योंकि दुनिया में जो लॉन्गेस्ट रिवर की हम बात करते हैं तो अमेज़न है, और उसके बाद नाइल है, और नाइल के बाद ये हमने अभी जो यांगत्से पढ़ा रिवर जो चाइना के अंदर मौजूद है और ये भी एशिया में फॉल करता है। उसके बाद हम आगे आते हैं हाईएस्ट माउंटेन की। मैंने आपको बात बता दी कि जो माउंट एवरेस्ट है 8849 मीटर और 29,035 फीट की जो ऊंचाई और तवालत पर मबनी ये एक माउंटेन है जो हिमालय माउंटेन्स रेंज के अंदर नेपाल और चाइना के दरमियान में मौजूद है। और जब हम बिगेस्ट लेक की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि कैस्पियन सी जो है वो सबसे बड़ी जो लेक है, अगर जिसके साथ सी का लफ्ज लगता है लेकिन हम इसको लेक कहेंगे, और ये डीपेस्ट लेक इन द जो वर्ल्ड है उसमें से इसका शुमार होता है। और ये एक ऐसी लेक है जिसके साथ बाकू जो कि अजरबैजान का कैपिटल है वो भी इसी लेक के अंदर, मतलब कैस्पियन सी के अंदर बाकू जो कैपिटल है अजरबैजान का वो इस कैस्पियन सी में मौजूद है। उसके बाद ये ड्राईएस्ट जो प्लेसेस हैं एशिया की, तो मैंने आपको बताया गोबी डेजर्ट जो है वो ड्राईएस्ट प्लेस है वहाँ पे। और बाज़ औक़ात सर्दियों में तो वहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो इतना कम हो जाता है कि वहाँ पे रहना नामुमकिन हो जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस तक वो जो दर्जा हरारत है वो नीचे आ जाता है। लिहाजा और ये बेयरली पॉपुलेटेड, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे जो सबसे बेयरली पॉपुलेटेड रीजन है एशिया का वो कौन सा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि गोबी डेजर्ट जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रह नहीं सकते। उसके बाद जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो 2 तरह के क्लाइमेट हमें नजर आते हैं। एक क्लाइमेट है आर्कटिक क्लाइमेट। आर्कटिक क्लाइमेट का मतलब कि जो आर्कटिक जो ओशन है उसके क्लाइमेट के जेर असर हैं। और दूसरा हमारे पास है जी ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो कि साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन जो है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन वो जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फॉल करती हैं। आर्कटिक
जो क्लाइमेट है उसके अंदर हमारे पास जो है मुल्क साइबेरिया रशिया के अंदर जी, ये सबसे ज़्यादा ठंडा तरीन, अगरचे आजकल सर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये कोल्डेस्ट अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का ठंडा तरीन इलाका, दुनिया का ना सिर्फ एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का जो ठंडा तरीन इलाका है वो साइबेरिया है और ये रशिया में है और ये आर्कटिक क्लाइमेट के अंडर आता है। उसके बाद ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशियन तमाम की तमाम जो नेशंस हैं, क्योंकि जो आपकी इक्वेटर लाइन है वो आपको मालदीव इसके ऊपर आता है और इक्वेटर लाइन के जो दो मुल्कों को क्रॉस कर रही है वो इंडोनेशिया है। ये भी सवाल आमतौर पे आता है कि जो इक्वेटर लाइन है वो ये किन दो ममालिक को एशिया में क्रॉस करती है, तो मालदीव और इंडोनेशिया को तो दो हिस्सों में ये इक्वेटर लाइन तकसीम कर रही है। तो इसलिए ये जितने भी मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनाई और ये जितने भी जज़ायर कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करते हैं। क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करते हैं लिहाजा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसमियों की तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस रीजन को सबसे ज़्यादा खतरा है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो कि ट्रॉपिकल रीजन में रहती हैं। और यही वो इलाका है जहाँ पे 2004 में सुनामी भी आया था। 2,40,000 लोग जो थे वो सुनामी की नज़र हो गए और 12 मुख्तलिफ ममालिक जो थे उनके ऊपर इंतहाई गहरे असरात जो हैं वो सुनामी ने मुरतब किए। उनकी टेरिटरी जो थी वो सारी की सारी तब्दील होकर रह गई। तो ये सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्टेड जो रीजन है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का रीजन है और वो रीजन जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फॉल कर रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी और लैंग्वेजेस की बात करते हैं। एशिया के अंदर बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तकरीबन 2300 मुख्तलिफ रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जो एशिया में बोली जाती हैं। और जब हम और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40-40, 20-20, 30-30 जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे रियासत की तरफ से रिकग्नाइज की गई हैं। और 1.39 बिलियन जो लोग हैं वो ज़ुबान बोलते हैं जी। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है एशिया के अंदर। उसके बाद उर्दू और हिंदी, क्योंकि उर्दू और हिंदी को बोलने में तकरीबन एक जैसी हैं लेकिन उन दोनों का जो मोड ऑफ राइटिंग या रस्मुल ख़त है वो मुख्तलिफ है। लिहाजा ये जो दोनों ज़ुबानें हैं हिंदी और उर्दू ये दूसरे नंबर पे फॉल करती हैं इस रीजन के अंदर जो बोली जाती हैं। और इसके अलावा बेतहाशा ज़ुबानें हैं जो इस रीजन में अब बोली जाती हैं। और अब हम बात करते हैं जी रिलीजन की। रिलीजन जो मजहबी तौर पर इस खित्ते के अंदर इस्लाम इज़ द डोमिनेटेड रिलीजन ऑफ द एशिया। क्योंकि आप इधर मिडिल ईस्ट भी देखो, सेंट्रल एशिया को देखो, साउथ एशिया को देखो, इंडोनेशिया तक, ये पूरी की पूरी आपको जो प्लेट है और ये पूरी की पूरी जो आपको बेल्ट है ये नज़र मुस्लिम ममालिक की आती है। और इस्लाम सबसे ज़्यादा आबादी जो एशिया में मुसलमान है जी। उसके बाद हिंदू दूसरे नंबर पर फॉलो करते हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट आ जाते हैं, फिर ताओइज़म को लोग फॉलो करते हैं, जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे स्मॉलर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारे एशिया के अंदर जो है वो लोग फॉलो करते हैं। अगरचे यूरोप के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी नज़र आती है। तो ये नाजरीन हमारे एशिया के बारे में आपको मैंने किया है जी ब्रीफ। और मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर इंतहाई तेज़ी के साथ उन दिलचस्प बातों के ऊपर आपका जो है वो ध्यान है वो मैं दे सकूं ताकि पेपर्स के अंदर आपकी हेल्प हो सके। और ये जो प्रोग्राम है इसी तरह से आपके लिए नए नए जो मालूमात है जोग्राफिकल, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस की बेस पे वो आपके लिए प्रोग्राम में हम लेके हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद इरफान अली फ़ानी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्टिनेंट के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।